फाइंड आउट द, नोट करेंगे, फाइंड आउट द वर्क डन इन assembling three charges equal to small q each from infinite separation between them to the vertices of an equilateral triangle of side small a. अब वर्क डन का मतलब, एक्सटर्नल वर्क वर्क डन, डन अकेला लिखा है तो इसका मतलब बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता था, ध्यान करो, इक्वल टू डेल्टा यू होगा। अब असेंबल कर दिया यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी क्या रही होगी, 0, और असेंबल कर दिया मैंने फिक्स कर दिया तो बाद में भी क्या रही होगी, 0। तो डेल्टा यू निकालना है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल तो क्या मानेंगे, इनफाइनाइट पे 0 ही मानेंगे ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन किया था, ध्यान करो, यहां भी चार्ज क्यू, यहां भी चार्ज क्यू, यहां भी चार्ज क्यू, और इन चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो है ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या है ये, वर्टाइसेस। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, एक पेयर की हो जाएगी, और कितने पेयर तैयार होंगे, 3। तो यानी कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है ना अपने को फाइनली, और इनिशियली कितनी है, 0 है। तो जो डेल्टा यू निकालने का फायदा क्या हो रहा था, समझे ना, भाई पोटेंशियल एनर्जी निकाल क्यों रहे हैं, तो अपना अल्टीमेट पर्पस तो क्या निकालना है, वर्क निकालने में ही तो इंटरेस्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ एक क्या है, वर्क निकालने में हेल्प कर रहा है अपने को, अदरवाइज हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और अगर इसी में पूछा होता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखते हैं, माइनस में आ जाता है, नेगेटिव KQ स्क्वायर बाय माइनस KQ स्क्वायर 3KQ स्क्वायर बाय ए। हो जाए कॉपी तो बताना। हो गया सर। 8 charges are kept each capital Q। या एक क्वेश्चन, एक मिनट दूसरा लेते हैं, इसके बाद लेंगे। फाइंड आउट द वर्क डन इन arranging 3 charges kept at the vertices of an equilateral triangle of side small a to the vertices of an equilateral triangle of side 2a। मतलब क्या समझ में, पहले किस पर रखे हो, पहले वाली जो सिचुएशन है वो तो क्या हो गई, पहले कहाँ रखे हुए हैं,
इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, और बाद में भी इक्विलेटरल पे ही रखना है, लेकिन फर्क क्या है? साइड 2a हो जाएगी उसकी। साइड का तो अब की बार यू इनिशियल तो क्या हो गया? ये हो गया। 0 और इसको किस में अपन ने शिफ्ट करना है? 2a वाले में। 2a वाले में शिफ्ट कर देना है। ये 4 है। टू ए और 2a, तो यानी u फाइनल कितना हो जाएगा? k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 3 हो जाएगा बस, 3/4 KQ है ना? यानी वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 3 माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन a इंटू 3। क्या बचा? 1/2 KQ स्क्वायर। माइनस में बचा ना, आधे में से एक माइनस हाँ, हुआ टाइप हो minus, गया ना, minus 3/2 माइनस 3। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल हो गया कितना? माइनस हाफ KQ स्क्वायर अपॉन a। तो ये अपने को ये फायदा हुआ ना। अगर हम सोचो पोटेंशियल जी का आइडिया नहीं लेते तो कितना टफ पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स लगती, पता है क्यों? क्योंकि फिर जो फोर्स निकालते एक चार्ज पे, फिर इंटीग्रेशन करते, फिर दूसरे चार्ज के लिए करते, फिर तीसरे चार्ज के लिए करते, एक ही बार में आंसर आ गया ना। ये फायदा हुआ पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट का। और ये आइडिया सिर्फ क्यों लगा पा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल रहा ये, इसलिए क्योंकि इसमें कौन सा नेचर पाया जा रहा है? कंजर्वेटिव नेचर, इसलिए ऐसा फायदा अपने को मिल रहा है। समझ आगे पोटेंशियल जी लेने का फायदा? Yes. एट सर लिखना है सर वो। क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन सिर्फ? हाँ ये यस सर डन। 8 charges, each capital Q, are kept at the corners of a cube of a side A. Find out the work done in bringing a charge small q from infinity to the center of the cube, infinity to the center of the cube। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि क्या सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? सोचो सोचो, क्या सिर्फ एक की चेंज हो रही है या सबकी चेंज हो रही है? क्या क्वेश्चन? बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या सबकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है या एक अकेला एक स्मॉल क्यू उसी की चेंज हो रही है? एक ही की चेंज। भाई अगर आप डेल्टा यू लगाओगे, आप समझना अगला स्टेप क्या है। वर्क निकालने के लिए डेल्टा यू लगाना चाहिए, नो डाउट। लेकिन आप एक चीज सोचो कि हमने क्वेश्चन किया था, ध्यान होगा आपको, कि क्यूब की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी एक बार, है ना? 28 पेयर बनाए थे। फिर एक और एग्जांपल लिया था, इसमें क्यूब के सेंटर पे रख दिया था चार्ज। एक्चुअली क्या है, हमें इसमें क्यों इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे क्या ये चार्जेस जो इसके कॉर्नर पे रखे हैं ये तो डिसलोकेट हो नहीं रहे, मतलब इनको तो फिक्स किया हुआ है। तो अब हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें इनके इंटरेक्शन की, उसको फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करें, वो तो बराबर ही रही ना। इन्फिनिटी से आप लाए स्मॉल क्यू को और कहां तक ले आए? सेंटर पर ले आए ना।
तो कौन से पेयर की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? क्या सारे पेयर्स की चेंज हो रही है? नहीं, तो हम सारे पेयर्स की निकालें, मेहनत करें और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें, या सिर्फ क्या करना चाहिए अपने को? स्मॉल क्यू वाले पेयर अकेले स्मॉल क्यू की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना। हम्म, भाई मैंने 2 पॉइंट क्यों बताए थे आपको कि पोटेंशियल एनर्जी एक अकेले की, कायदे से सोचो तो एक अकेले की नहीं होती है, वो हमेशा पूरे सिस्टम की होती है। बट व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी कैन हैव हियर इज, क्या यहाँ पर हमें फायदा मिल सकता है? W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू, एक तो ये मेथड है ही अपना जो यूज कर रहे हैं, लेकिन डेल्टा यू सिर्फ कौन से पेयर्स के निकाले? change in potential. ऑल अदर, सिंस the relative positions of all other charges except relative position of small q with respect to the other are not changing. आप देखो ना, बाकियों की तो पोजीशन वही है ना, वो तो सब जहां रह रहे थे वही रह रहे हैं। कौन लाया गया? Q charge. Therefore only find, भाई आप सबकी निकालोगे पोटेंशियल जी तो फायदा क्या है? सब्ट्रैक्ट होने तो चली जाएगी ना। बेटर टू फाइंड डेल्टा यू फॉर स्मॉल क्यू ओनली। इन सबकी पोटेंशियल जी में तो कोई चेंज नहीं आया ना आपस में, जो 28 पेयर बन रहे थे नहीं आया। 36 पेयर बनेंगे ना, ये सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन उन 36 में से 28 पेयर तो हिले डुले ही नहीं ना, वो तो वैसे ही रहे। तो आप पहले 28 पेयर की निकालो और 8 पेयर की निकालो, फिर दोबारा से 28 पेयर की निकालो, फिर 8 पेयर की निकालो, पता लगा इनकी तो चेंज ही नहीं हो रही। तो किसका चेंज निकालो? सिर्फ स्मॉल क्यू का। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो पूरे सिस्टम की निकालने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या करना है? बेटर टू फाइंड डेल्टा यू फॉर क्यू ओनली। सही है कि नहीं? सही है सर। भाई 28 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब स्मॉल क्यू पहले इन्फिनिटी पे था तो 0 हो गई। तो ध्यान करो कितने पेयर बने थे? 8 बने ना। हाँ, हाँ। और डिस्टेंस कितना था डायगोनल का? a/√3 आधा। a/√3 नहीं, ट्रायंगल थोड़ी है। a√3/2 हो गया। यानी कि वर्क डन कितना हो गया? डेल्टा यू 16/√3 के QQ/A। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कि 28 पेयर की पहले निकालो फिर निकालो, क्यों निकालो? हमें चेंज में इंटरेस्ट है ना। और चेंज में जो चेंज नहीं हो रहा है उसको क्यों निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट करके 0 लाए उस हिस्से का? तो अपने को एक चीज समझ आई कि भले ही एनर्जी पूरे पोटेंशियल एनर्जी पूरे किसकी होती है? सिस्टम की होती है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम में एक अकेला ही जो है उसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो फिर सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने में क्यों मेहनत करेंगे? हम सिर्फ कौन से पेयर की निकालेंगे? जो उससे सेंटर में आने पे जो उसी अकेले की निकालेंगे ना जिस अकेले को शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ। बेटर टू फाइंड डेल्टा यू फॉर सिंगल पेयर हैविंग पेयर विच हैव स्मॉल क्यू मेक्स विद अदर्स। ठीक है, क्या कहते हो? समझ आ गया लॉजिक? है यस सर। इसमें मेहनत बच गई। कौन सी वाली समझ आया? अब मेथड 2 पर आ जाते हैं। यहीं पर अपने सामने आता है बेनिफिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली वाली हमने ऑर्डर में उसको पहले पढ़ लिया। कोर आइडिया वर्क डन का डेल्टा यू है, लेकिन अब इसमें मेथड 2 क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है? क्यू डेल्टा वी है। इसमें क्या फायदा है कि आपको सिर्फ क्या निकालना है? वी इनिशियल पॉइंट का क्या है?
v इनिशियल पॉइंट 0 इंफिनिटी पर है, हम्म, और v फाइनल पॉइंट का निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा ना अपना। मतलब यहाँ पर फिर हम डेल्टा यू वाला अप्रोच ना लेकर के पोटेंशियल डिफरेंस वाला अप्रोच क्यों ले आए? क्योंकि आप सोचिए कि यहाँ पर अपने को बाकी पेयर तो मूव कर ही नहीं रहे, लेट्स कॉल देम सोर्स चार्जेस, वो तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। अब सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा? सबका डिस्टेंस a/a√3/2, ये पोटेंशियल हो गया एक चार्ज के कारण और 8 के कारण ये हो गया। यानी एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लिया हमने, जो पहले निकाला था वही कितना आ गया था 16/√3 के Q/A। अब आप समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी के बाद पोटेंशियल का आइडिया इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या हुआ? आप वर्क निकालोगे, अब आप वर्क निकालने के लिए डेल्टा यू यूज करते हैं। अब डेल्टा यू यूज करने में आप कहाँ फंस सकते थे कि आप सारे पेयर के निकालने बैठ जाते और सारे पेयर की जैसे भी निकाल रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। लेकिन अब हमने क्या प्रेफर किया कि सारे पेयर की मत निकालो। नाउ दिस इज अ पैरेलल लॉजिकल पार्ट कि आपने कहा बाकी पेयर की तो चेंज हो ही नहीं रही, बजाय इसमें फिर आप सीधा सीधा क्यों ना ये सोचो क्या फायदा था पोटेंशियल निकालने का, कि अब आप पोटेंशियल निकाल करके अल्टीमेटली कर वही रहे, ध्यान करो। लेकिन अब आपको इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा ना, आपको थोड़ा सोचना कम पड़ेगा, सीधा सीधा कहते है ना। अगर एक ही चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम पहले क्या कर लें, इन दोनों पॉइंट्स के क्या निकाल लें, पोटेंशियल ही निकाल लें ना। यस सर। ये इसका मतलब। अब कहाँ तक लिखने में कामयाब हो गए आप लोग? क्वेश्चन लिख लिया? सर क्वेश्चन पूरा लिख लिया। सॉल्यूशन बता दीजिए सर। मेथड 1 2 मेथड 1 से लिखना है। क्या समझ में आ रहा है पोटेंशियल के का क्या फायदा है? अगर सोर्स चार्जेस फिक्स हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही हैं, तो वो हम इतने सारे की क्यों पोटेंशियल जी निकालें? तो या तो आप सीधा सीधा समझ लो बेसिक आइडिया कि सिर्फ उन्हीं पेयर की निकालो जिसका वो चार्ज जिसको मूव कर रहे हैं वो हिस्सा है, या फिर इजी वे आउट ये हो गया कि हमने उसी के लिए क्या डिफाइन कर दिया, पोटेंशियल डिफाइन कर लिया। पोटेंशियल सर मेथड 1 में रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू के बाद क्या लिखना है? रिलेटिव पोजिशंस of all other charges except relative position of small q with respect to others, with respect to बाकियों की चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी चेंज हो रही है? मतलब ये लॉजिक सोचने के बजाय फिर क्या दूसरा रास्ता निकाल लिया कि क्यों ना हम मान लो तो 8 चार्जेस है ना, अब हो सकता है कई बार और बहुत सारे चार्जेस हो, हजारों चार्ज हो, तो फिर क्या करेंगे हम? बेटर है कि हम क्या कर लें, वी कैन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो, ठीक है ना। और कई बार क्या हो रहा होगा, सोर्स चार्ज दे ही नहीं रहा है तो क्या करोगे, है कि नहीं? तो अब मैं उस पॉइंट का पोटेंशियल दे दूंगा तो भी काम चल जाएगा ना। तो ये चीज हम कर चुके हैं, ध्यान करो आप पहली टॉपिक में, है ना। बोलो क्लियर है? यस सर। मेथड 2 हो गया क्या? यस
अब पोटेंशियल एनर्जी की बात आई है तो मैकेनिकल एनर्जी की बात आएगी, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात आएगी, तो फिर हम कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक लीनियर मोमेंटम भी है। ध्यान करो, लीनियर मोमेंटम के कंजर्व होने की क्या शर्त थी? लीनियर मोमेंटम के कंजर्व होने की क्या शर्त थी? पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है कब? जब एक्सटर्नल फोर्सेस का सम क्या हो? जीरो। जीरो हो। हाँ, और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है कब? जब एक्सटर्नल वर्क जितने भी हो रहे हैं उनका Zero. सम क्या हो? जीरो। जीरो हो। और इंटरनल फोर्सेस का नेचर क्या हो? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। कह रहे हो तो कंजर्वेटिव होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होंगे, राइट? इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर हो। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था अपना। A proton and an alpha particle are kept at separation small r from each other if both are set free. Then what will be their the kinetic एक दूसरे से आर सेपरेशन पर रखें। जब दोनों को फ्री कर देंगे, प्रोटॉन जो होता है, ध्यान करिए, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्लस ई। चार्ज इक्वल टू प्लस ई। और मास 1.6 mp मान लेते हैं, ठीक है। और आ जाते हैं अल्फा पे। अल्फा के लिए क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल आप जानते हो ना, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बताया हुआ है। +2 चार्ज। मास कितना हो जाएगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मिला के। और सेपरेशन है स्मॉल आर। अब दोनों को रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया मतलब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। कौन ज्यादा लगाएगा, प्रोटॉन या अल्फा? बराबर लगाएंगे। लगाएंगे। और ये फोर्सेस इंटरनल कहलाएंगी क्या एक्सटर्नल? ये इलेक्ट्रोस्टैट इंटरनल कहलाएंगे। इंटरनल। तो एक सिस्टम मान लिया, कंसीडरिंग देम एज अ सिंगल सिस्टम। क्योंकि अगर एक सिस्टम मानेंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर पाएंगे ना, एज अ सिंगल सिस्टम। म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इंटरनल है। एंड
नो। एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, देयरफॉर नेट एक्सटर्नल भी क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो। यानी कि मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व। कंजर्व रहेगा। और एक्सटर्नल फोर्स जब लग ही नहीं रही है तो एक्सटर्नल वर्क भी क्या होगा, जीरो। जीरो। यानी कि क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, लगेगा। जाएगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगेगा। ठीक है, और इन दोनों की क्या जरूरत आन पड़ी, एक अकेले से आंसर नहीं आ पाएगा एक्चुअली, क्योंकि अननोन होंगे ज्यादा, इक्वेशन रह जाएगी कम। अब सोचिए आप, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं होगा जैसे एक्सप्लोजन में होता था, 2 टुकड़े में टूटा बम, दोनों टुकड़े एक दूसरे के कैसे जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं। तो जब ये लार्ज सेपरेशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब सेपरेशन क्या मान लेंगे, लार्ज। इनफाइनाइट मान लेंगे। ठीक है, लार्ज मतलब क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट सेपरेशन मान लेंगे। अब इसकी स्पीड इस टाइम मान लो v1 है, इसकी स्पीड इस टाइम मान लो v2 है। दोनों के मोमेंटम का जो सम है, पहले क्या था, दोनों के मोमेंटम का सम क्या था, जो पहले था वो था 0, तो बाद में भी क्या रहेगा, जीरो। यानी मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन और मोमेंटम ऑफ अल्फा दोनों क्या होंगे एक दूसरे के, नेगेटिव वेक्टर का भी यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डेल्टा होता है ना, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या हो जाएगा, मासेस का इनवर्स। मतलब ऐसा बोले हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा लें तो क्या लिखा जाएगा, Kp अपॉन के अल्फा क्या लिखा जाएगा, m2 upon m1 मास ऑफ 4:1। अब अल्फा बाय अल्फा mp प्रोटॉन के मास का रेशियो क्या हो गया, 4:1। 4:1। ठीक है। अब दोनों की जो काइनेटिक एनर्जीज होंगी वो कहां से आएंगी, अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी से मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जी होगा, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की जगह यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दो तो माइनस का झंझट खत्म। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल कितनी थी, और फाइनल एनर्जी काइनेटिक क्या प्रोटॉन के पास है या अल्फा के पास है, दोनों ही के पास है ना। और इनिशियल पोटेंशियल जी कितनी थी सिस्टम की, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। यानी कि क्या हमें काइनेटिक एनर्जी का सम मालूम है, और वो सम कहां से निकल गया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकला ना। अब क्या लगा देंगे, आरडीएम सम पता और रेशियो पर रेशियो भी ratio पता, लेंगे। तो आरडीएम वाली कैलकुलेशन लगा देंगे। मतलब के प्रोटॉन कितना हो जाएगा, क्या नंबर आ रहा है के सामने 4 आ रहा है ना, 4 और दोनों का जोड़ो 4 और 1 का 5 5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर अपॉन r, और के अल्फा कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2e स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। क्या कहते हो, आया समझ में। यस सर। अब इसमें देख रहे हो मैकेनिक्स का वो भी लग गया आइडिया, वापस देख लो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। प्रोटॉन और अल्फा एक दूसरे से आर सेपरेशन पर रखे हुए हैं, दोनों को फ्री कर दिया, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और अल्फा की क्या होगी जब लार्ज सेपरेशन पर होंगे। तो हमने तो पहले ये सोचा कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लग जाएगा और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लग जाएगा।
तो क्या लगाया पहले हमने? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम लगाया। उससे अपने को क्या फायदा हुआ? काइनेटिक एनर्जी का क्या तैयार हो गया अपने पास? रेशियो रेशियो। बताओ। और ये याद दिला दूं आपको, मैंने एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में भी सिखाया हुआ ये आइडिया कि एक बॉम्ब 2 टुकड़ों में टूटा तो दोनों टुकड़ों की पूरे एनर्जी जो रिलीज होती है एक्सप्लोजन में वो बांटना सिखाया था ना। इसमें राइफल और बुलेट वाले में भी। अब अगला टेस्ट तैयार करोगे तो आपको मिल जाएगा उसमें, एक्सप्लोजन कोलिजन वाला है ना। यस अगला टॉपिक अपन कौन सा ले रहे हैं? वर्क पावर एनर्जी सर। Yes, sir. और वही सेंटर ऑफ मास। नहीं सर, एक ही लो, एक ही। वर्क पावर एनर्जी अकेला? काफी भी बड़ा है ना सर, अच्छे क्वेश्चन थे इसमें भी। ठीक है, एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। या इन बिटवीन वो एक सोच रहे थे ना, कौन सा पूरे टेस्ट रख देते हैं शुरू से लेके Yes, sir. कौन सा पूरा सर? सर्कुलर तक का पूरा 1D प्रोजेक्टाइल ना, वो तो तैयार करना नहीं पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। जब तक वो दूसरा तैयार कर लेना। ये हो गया। यस सर। आगे बच्चों में पूरा हो गया सबका? यस सर। यस सर। तो ये हो गया अपने पास, काइनेटिक एनर्जी निकल आई। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। चेंज देखो क्या है इसमें। सिर्फ किसको फ्री किया? किसी एक को, जैसे प्रोटॉन को कर दिया। तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन व्हेन दे आर एट लार्ज सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर? अब क्या आपने जब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होने दी है तो क्या आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी कि नहीं लगाई होगी? अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो टू होल्ड अल्फा एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी। लगी। भाई सेट फ्री का मतलब क्या? पहले पकड़ ही रखा था ना दोनों को। अब दोनों में से एक को पकड़ा हुआ और एक को छोड़ दिया। अब क्या एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? अब नहीं है। एफ यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा क्या? नहीं। और एक्सटर्नल फोर्स जो है उस डिस्प्लेसमेंट तो कर नहीं रही। एक्सटर्नल फोर्स क्या इसको डिस्प्लेस कर रही है? नहीं कर रही। नहीं कर रही। यानी एक्सटर्नल वर्क 0 है। हाँ। डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं। यानी कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा? यानी कि डेल्टा के क्या हो जाएगा? और डेल्टा के में फाइनल एनर्जी अब की बात किसके पास है? प्रोटॉन के पास ही तो है। और इनिशियल क्या थी? 0। और यू फाइनल क्या है? 0। इनफाइनाइट सेपरेशन 0। यानी कि क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e² अपॉन r। तो ये तो निकाल ही चुके थे पहले, है ना। यही आंसर हो गया अब की बार। इसमें अब आरडीएम नहीं लगाना है क्योंकि आपस में बटी नहीं एनर्जी, एक नहीं रख ली सारी एनर्जी। फर्क समझ आ गया दोनों टाइप के क्वेश्चंस में? अकेला प्रोटॉन छोड़ दिया या अकेला अल्फा छोड़ देते, एक को पकड़ लेते, एक को पकड़ा तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी ना। और लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं कर रही? डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही ना। होल्ड करके रखना मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 है।
तो एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब तो लगने वाला नहीं है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट तो कर नहीं रही एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन क्या है 0 एक्सटर्नल वाला, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, यानी कि जो फाइनल एनर्जी है वो किसके पास रही, प्रोटॉन के पास। सर इसमें प्रोटॉन को पकड़ के रखा है क्या अभी भी जब छूटने के? नहीं, तो थोड़ा नीचे कर दो। वो लिखा ना क्वेश्चन में, चेंज कर दिया ना, देखो यहाँ पे सेट फ्री, ओनली प्रोटॉन इज सेट फ्री, यानी किसको मुक्त किया, अल्फा को। अल्फा नहीं, अरे प्रोटॉन इज सेट फ्री, प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रोटॉन छोड़ को दिया। फ्री छोड़ा है, यानी कि किसको पकड़े रखे हैं अभी भी, अल्फा को। अल्फा। अल्फा को पकड़ो। अल्फा को अभी भी पकड़ रखा है, ये मतलब इस बात का। सर क्वेश्चन दिखा दो एक बार सॉल्यूशन के लिए। ये पी के पी ये तुमने जो क्वेश्चन पूछे इनके तो सॉल्यूशन दिए तो हैं ये अंश, वो एक दो समझ नहीं आ रहा है मुझे। सॉल्यूशन दिए देखिए 141 वाला नहीं आया उसमें। इसके दो के आंसर ही नहीं दिए हैं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखनी थी। इसका क्वेश्चन लिखना है। दिख रहा है साइज पे नहीं, दिख रहा है सर। यस सर होगा। 2 सेकंड सर।